गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे डायमेंशंस के उपयोग, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो लास्ट सेशन में जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने 2 उपयोग उसके किए थे। आज जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन का, हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट यूजेस ऑफ डायमेंशन। ओके, आज हम जो तीसरा उपयोग है उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड यूज़ है इसका, जो थर्ड उपयोग है वो क्या है, किसी फॉर्मूले को जनरेट करना, यानी सूत्र की उत्पत्ति करना विद हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की मदद से, विमीय विधि से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो ये विमाओं का तीसरा उपयोग है। 2 उपयोग तो हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, जिसमें हमने एक ये पहला देखा था कि किस तरीके से हम किसी इक्वेशन या फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करेंगे, और सेकंड जो हमने देखा था वो हमने देखा था किसी भी सूत्र को, उसकी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों का परिवर्तन करना। आज हम देखेंगे किसी फॉर्मूले की उत्पत्ति करना, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है। कोई पेंडुलम है, ये है कोई पेंडुलम, ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है, इधर फिर इधर फिर इधर, A to B, ठीक है। तो जो इसका टाइम पीरियड है T, टाइम पीरियड कैपिटल T दिया है कि कोई पेंडुलम है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। तो जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो जिसका टाइम पीरियड है वह किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इसके जो लेंथ है जिसे ये बंधा है, ठीक है। दूसरा जो ये पेंडुलम है इसका जो मास है, ठीक है। और तीसरा डिपेंड कर रहा है इस पर जो G लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमें इसके आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। देखो हम कर क्या रहे हैं, डायमेंशन का थर्ड उपयोग कर रहे हैं, हमें किसी सूत्र की उत्पत्ति करनी है, ओके। तो हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सपोज दैट कोई पेंडुलम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, और दिया है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इसकी लेंथ, सपोज दैट ये इसकी लेंथ है L, इसके मास पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो आवर्तकाल के लिए सूत्र निकालिए विमीय विधि से, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो क्या दिया है, जो T है वो किस पर डिपेंड है, लेंथ, मास और G पर। तो मैं इससे पहले M लिख दूँ, M पर डिपेंड है, दूसरा किस पर डिपेंड है, L पर डिपेंड है, तीसरा किस पर डिपेंड है, G पर डिपेंड है। यही दिया है कि कोई सरल सिंपल पेंडुलम सरल आवर्त गति कर रहा है, तो जो उसका आवर्तकाल है उसके लेंथ, उसके मास और G पर निर्भर करता है। तो इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, किस विधि से, विमीय विधि से। तो हमने लिखा T इज़ डिपेंड ऑन M, L एंड G। सपोज दैट जो M की पावर है इसमें वो है A, L की पावर है B और G की पावर है C, ठीक है। मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देती हूँ और इसे लिख देती हूँ T इक्वल टू K। सपोज दैट K इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं इक्वल के साइन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और ऐसे ही रहने दीजिए G C। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के डायमेंशन लिखेंगे,
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी क्या है, समय है, टाइम है। तो टाइम है तो क्या आ जाएगी इसकी पावर, इसके लिए डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम की डायमेंशन 0 हो जाएगी, एल की डायमेंशन 0 हो जाएगी और टी की डायमेंशन हो जाएगी 1। यही होगा इक्वल टू के, इसमें हम एम मास है, कैपिटल एम ए, एल क्या है, लेंथ है, बी, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2। तो कितना हो गया, सी। अब जो है इसको एक साथ लिखने पर तो हमारे पास ये आ जाएगा के एम ए, एल की पावर कितनी हो जाएगी, बी यहाँ है और सी यहाँ है तो बी प्लस सी, और टी की कितनी हो जाएगी, -2c, -2c। इक्वेशन नंबर 2, चलो इसे भी लिख लेती हूँ मैं नीचे, L0 t टू द पावर 1 + 1। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो पावर्स हैं उनकी तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सिमिलर जो टर्म्स हैं उनकी क्या करेंगे, पावर की कंपैरिजन करेंगे। तो सिमिलर टर्म्स मतलब जैसे m की पावर का m की पावर के साथ, l की पावर का l की पावर के साथ, t की पावर का t की पावर के साथ। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए m की पावर कितनी है यहाँ 0 और यहाँ कितनी है a, तो इसका मतलब a = 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा है l की पावर, इसकी तुलना करेंगे इस l की पावर से। तो यहाँ l की पावर कितनी है 0, यहाँ कितनी है b + c, यानी b + c = 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तीसरा क्या बचा, t की पावर, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है -2c, स्मॉल c है 2c, तो कितना हो जाएगा -2c = 1, इक्वेशन नंबर 3। निकल गया हमारे पास, 3 इक्वेशन निकल गई क्योंकि हमारा मास था, लेंथ था और टाइम पीरियड था। अब देखो इन्हें सॉल्व करें। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखिए c = क्या हो गया, -1, इधर माइनस इधर प्लस है, हम c निकाल रहे हैं तो माइनस क्या हो गया, इधर चला गया, और 2c के साथ क्या है, न्यूमरेटर में है तो यहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये हो गई c की पावर। अब c की पावर इक्वेशन नंबर 2 में रखें अगर हमारे पास क्या निकल गई, c की पावर निकल गई, c = निकल गया। तो c = जो निकला उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो b निकल जाएगा। तो रखें इक्वेशन नंबर 2 में, तो b प्लस क्या है c, और c = कितना है -½ = 0। तो कितना आ जाएगा b = आ जाएगा -½ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +½ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c। तो देखो हमारे पास a की वैल्यू निकल गई, हमारे पास b की निकल गई और हमारे पास c की निकल गई। तो a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे हम अब डायरेक्ट। ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास t = k m की पावर a और a = 0। नेक्स्ट है l की पावर b और b की पावर आई है +½ नेक्स्ट है g और g की पावर है c और c = आया -½ तो हम इसे लिख सकते हैं कि m0 दैट मीन्स 1, तो क्या हो गया l √l और अपॉन √g, मतलब हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से l/g टू द पावर ½
अब आप बोलोगे जी नीचे क्यों गया डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसकी पावर क्या है माइनस, तो माइनस है तो कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में। तो कितना हम इसे लिख सकते हैं अब t इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो बिमिया विधि की हेल्प से हम किसी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़ा इजी था, दिया हुआ था कि टाइम पीरियड किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में सरल आवर्त गति करते हुए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसकी लेंथ उसके मास और उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो क्या करना है आपको, जो भी डिपेंड करता है उसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इधर लिख के और उसमें पावर लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। दोनों तरफ डायमेंशन लिखने के बाद इक्वल टर्म्स की डायमेंशन को कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगी इस तरीके से। ठीक है, और इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ABC की पावर आ जाएगी, उसे आप रखोगे तो आपके पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो ये थे बीमाओं के उपयोग। इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने क्या देखा था, करेक्टनेस, कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, वो हमने चेक की थी। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया था, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को चेंज किया था, यानी n2 इक्वल टू n1 और m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b और t1 अपॉन t टू द पावर c। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया और हमने क्या कर दिया, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड यूनिट जो थर्ड इसका उपयोग था डायमेंशन का विमाओं का, उसमें हमें किसी सूत्र की उत्पत्ति करनी है इस मेथड से। ओके, तो बहुत इजी था। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो मूल मात्रक होते हैं उनके ऊपर चढ़ी हुई घातें, यानी जो मूल मात्रकों की पावर होती है किसके लिए, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए, वो होती हैं डायमेंशन, विमा। और इन विमाओं को एक तो फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, एक होता है इक्वेशन के रूप में। तो इक्वेशन कब होगी, जब आप फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू डायमेंशन लिखेंगे तो वो होगी इक्वेशन, और केवल डायमेंशन लेंगे तो वो हो गया आपका फॉर्मूला। हमेशा डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशन के हमने उपयोग देखे। अब देखिए हमने डायमेंशन देखी, डायमेंशन के हमने उपयोग देखे, लेकिन इनकी कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, क्या कमियां हैं, पहली कमी तो देखिए अब आप अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कॉस थीटा, साइन थीटा, e टू द पावर x, या लॉगरिथम है, लॉग e टू द बेस समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, ऐसी कोई फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा वाले हैं, तो हम उस पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके डायमेंशन है ही नहीं इसमें किसकी डायमेंशन है, मूल राशियों मूल मात्रकों के डायमेंशन है। और जबकि फिजिकल क्वांटिटी में ये भी आते हैं। तो इस तरीके से ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन आते हैं, उनको हम इसकी हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा दूसरी कमी, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला तो ड्राइव कर लिया, लेकिन इस k की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इस k की वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं इस हेल्प से। ठीक है, तो ये भी इसकी एक कमी है। अब इस फॉर्मूले को, जो ये करेक्ट फॉर्मूला है, जब हमने प्रैक्टिकल किए तो जो k का मान आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये इसका पूरा फॉर्मूला, यानी k की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है इस फॉर्मूले में। तो कहाँ से आई ये वैल्यू, ये प्रैक्टिकल के बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए, तो वहाँ हमने जो k कांस्टेंट था उसका जो वैल्यू है वो 2 पाई आती है, लेकिन इसकी हेल्प से कांस्टेंट का आप मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आपको सूत्र की उत्पत्ति करनी है, जो तीसरा मेथड कर रहे हैं, तो इसमें हम ऐसी इक्वेशन को नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूले को नहीं ड्राइव कर सकते हैं जिसमें
प्लस या माइनस हो, जिसमें क्या हो, प्लस या माइनस हो। प्लस माइनस का मतलब जैसे अगर इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस इक्वेशन को हम इस वाले जो ये अभी हमने किया है उपयोग, इसकी हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कुछ कमियां हैं और कुछ इसके उपयोग हैं। तो एक छोटे से लेवल के लिए विमाओं का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन एक बृहद रूप में फिजिक्स में इसका उपयोग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी कमियों की वजह से। एक तो हम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, दूसरा ऐसी इक्वेशन, ऐसे फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं जिसमें प्लस या माइनस हो, मतलब एक से अधिक टर्म्स हो विद दी प्लस और माइनस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थे इसलिए हमने निकाल लिया। ठीक है, थर्ड क्या था, अगर इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाए, ठीक है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए या कोई लॉगरिथम आ जाए, तो हम उसका भी इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपके पास डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का जो डायमेंशन वाला पोर्शन था, उसमें हमने देखा डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन फार्मूला क्या है, डायमेंशन इक्वेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने डायमेंशन के उपयोग देखे। तो 3 हमने एप्लीकेशन देखी। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस फाइंड आउट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वेशन डायमेंशन लिखो, और अगर वो सेम है तो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है विमीय विधि के आधार पर। ठीक है, दूसरा एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना, चेंज करना, कन्वर्ट करना। n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 होल टू द पावर a, L1 अपॉन L2 होल टू द पावर b एंड T1 अपॉन T2 होल टू द पावर c। और थर्ड मेथड जो आज हमने डिस्कस किया, किसी भी फॉर्मूले या सूत्र की उत्पत्ति करना। ठीक है, तो आज हमने जो देखा हमने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये किया और इसके साथ ही कुछ कमियां हमने देखी। तो इस तरीके से डायमेंशन जो टॉपिक है इस पे डिस्कशन पूरा हो चुका है, और अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में, नए सेशन में। ठीक है, देन इट्स इनफ फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं नए डिस्कशन में। ओके।